अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान में क्या रूटीन होनी चाहिए योगा की। देखा जाए तो जैसा कि ये एक इस्लामिक मंथ है, होली मंथ है, तो हम इसमें योगा की भी जो रूटीन करेंगे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेट करेंगे कि कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ अगर आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका टाइम टेबल होता है, उसकी टाइमिंग होती है, किस टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के साथ टाइम टेबल के हवाले से थोड़ी सी डिस्कस करूँ और फिर जो है वो मैं कुछ रूटीन आपके सामने पेश करूँगा कि योगा की कौन सी एक्सरसाइजेस किस रूटीन से की जाए रमज़ान के अंदर। अब टाइम टेबल की अगर बात कर रहे हैं तो हम, क्योंकि अगर देखें मुसलमान होने के नाते, तो हम सबसे पहले देखेंगे नमाज़ों का टाइम टेबल। फ़जर की नमाज, उसमें देखा जाए तो 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं, और इसी तरह फिर आगे ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। अब हमने ये जानना है कि कौन सी नमाज के बाद नफल पढ़ सकते हैं और कौन सी नमाज के बाद नफल नहीं पढ़ सकते। नमाज फ़जर के बाद और नमाज असर के बाद आप नफल नहीं पढ़ सकते। मसनून अमल जो हमने देखा है, मसनून हमें यही मिलता है कि नमाज फ़जर के बाद भी कोई नफल नहीं है और नमाज असर के बाद भी कोई नफल नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि ये 2 नमाज़ों के बाद कोई भी फ़िज़िकली एक्टिविटी जो है, फ़िज़िकल आप कोई भी मूवमेंट जो है उससे करते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना दूसरी जो इसके ख़ास औकात हैं उसमें जो फ़ायदा होगा। अब मैं आपके सामने कुछ लॉजिकल जो इसकी बातें हैं वो पेश करना चाहूँगा योगा के हवाले से। योगा भी जो बेस्ट टाइम है वो है तहज्जुद का टाइम है, नमाज फ़जर से पहले। जब नमाज फ़जर का टाइम होता है उससे पहले आप योगा करते हैं तो वो योगा कहता है ये बेस्ट टाइम है। तो जैसे मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जैसे आप जिन नमाज़ों के बाद नफल अदा नहीं कर सकते उसके बाद आपको योगा नहीं करना चाहिए, उससे योगा का वो बेनिफिट नहीं होगा जो दूसरे औकात में होगा। तो असर के नमाज के बाद बहुत सारे लोग योगा पे लाइव भी होते हैं फेसबुक पे और योगा करवाते भी हैं और करते भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि असर के बाद योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप योगा नहीं कर सकते या कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बाद नफल भी जो है वो मसनून नहीं है, नफल भी आप नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि हमारी जो फास्टिंग होती है उसका तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके होते हैं और नॉर्मल जो फास्टिंग है वो तकरीबन 7-8 घंटे की होनी चाहिए। 7-8 घंटे की जो फास्टिंग हो उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 12-15 घंटे की फास्टिंग में हैं, आप 12-15 घंटे की फास्टिंग में आप अगर योगा करते हैं लास्ट वाले उस स्टेप पे, लास्ट वाले पीरियड में, तो उससे बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो सकता है। आपका बीपी लो हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको कमज़ोरी हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको जो है वो टाइम को सेट करें। इसका बेस्ट टाइम जो है वो या तो आप ये कर लें कि ज़ोहर के बाद कर लें, ज़ोहर से असर के दरमियान आप, जैसे ज़ोहर के बाद आप नफल पढ़ सकते हैं, या फिर आप अफ्तारी अपनी इतनी लाइट रखें जो कि मसनून है कि आप खजूरें और चंद घूंट पानी के इस्तेमाल करें, खजूरें और चंद घूंट पानी के इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपको अफ्तारी के बाद फिर आप योगा की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ने ये किया कि आपने अफ्तारी दबा के की हुई तो फिर आप मगरिब के बाद जो है वो अफ्तारी के बाद योगा नहीं कर सकते। तो बेस्ट टाइम तो फिर जो योगा कहता है वो है तहज्जुद का टाइम, मतलब सहरी खाने से पहले आप योगा करें। सहरी खाने से तकरीबन आप 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, 1.5 घंटा पहले आप उठ जाएं या 2 घंटे पहले उठ जाएं, तो आप जो है वो योगा करें। उसके बाद फिर आप सहरी का एहतमाम कर लें। तो मैं ये पसंद करूँगा कि आप लोग जो है वो असर के बाद योगा ना करें। असर के बाद आखिरी वो पीरियड होता है फास्टिंग का, उसमें आप जो है वो एक तो अपने इबादत पे फोकस करें, अपनी जो है वो अल्लाह ताला से बातचीत पे फोकस करें, दुआएं मांगें। उस टाइम कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। और बाकी रही जो बात कि
इसमें हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात करूं कि जो हैवी एक्सरसाइजेस का जो टाइम है, जो रूटीन हैवी एक्सरसाइजेस की, ज़्यादा एक्सरसाइज की रूटीन वो इशा की है। फजर में सिर्फ 4 रखते हैं, ज़ोहर में 12 रखते हैं, मगरिब में फिर जो है वो 7 रखते हैं, और इशा में आपको 17 रखते मिलती हैं, मसनून जो मिलती हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है मैं वो भी पेश करना चाहता हूँ। सुबह जब इंसान उठता है तो सुबह जो उसने रेस्ट किया होता है, सुबह उठने के बाद उसकी जो बॉडी है वो बैक उसकी स्टिफ होती है, उसके बैक मसल्स खिंचे होते हैं। कोई भी आम इंसान, कोई भी इंसान जो है वो जब उठता है सुबह तो उसका जो है वो फिज़िकली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो इसलिए सुबह के टाइम जो है वो योगा भी ये कहता है कि आप हल्की फुल्की ब्रीदिंग करें, स्ट्रेचेस करें। अगर आप कोई भी टफ आसन करना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो दिन गुजरने के बाद है, मतलब मगरिब के बाद आप उसको करें। आपका बॉडी यूज टू हो चुकी होती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है दिन भर काम करने की वजह से। तो जैसा कि देखा जाए तो सूर्य नमस्कार के भी सिर्फ 12 आसन हैं। सुबह सूरज जब निकलता है जो करने की जो तरतीब है वो सिर्फ 12 आसन है, लेकिन जो चंद्रा नमस्कार है वो 20 से ज़्यादा आसन है योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखा जाए तो फजर जो सुबह अर्ली उठने का टाइम है उसमें कम जो है वो रखते हैं, और जैसे ही आप सोने के करीब जाते हैं उस टाइम ज़्यादा रखते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि जब आप दिन भर अपना एक्टिव होके दिन गुजार लेते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर लें तो उसका नुकसान नहीं होता, आपकी बॉडी के मसल्स टूटते नहीं हैं। क्योंकि बॉडी जब भी स्टिफ होगी और आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ज़्यादा झड़क दे देंगे, ज़्यादा आसना कर लेंगे, आपकी इंटरनल मसल इंजरी हो सकती है, आपके मसल्स टूट सकते हैं अंदर से, और वो फिर बॉडी पेन रहना शुरू हो जाएगी, आपका जिस्म दुखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि जो है वो योगा तब करें जब आप उठने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट कर चुके हों, थोड़ा आप वक्त गुजार चुके हों जागते हुए, तो फिर आप हैवी योगा करें, वरना आप जो है वो लाइट से स्ट्रेचेस करें। अब बात रही रमज़ान की कि रमज़ान में कौन सी स्ट्रेचेस करने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए योगा के हवाले से। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर फास्टिंग होती है, आपका जो है वो 24 आवर्स में 15 आवर्स आपके फास्टिंग में है, 15 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे और 9 घंटे आप कुछ खा पी सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, एक ही वक्त में बहुत सारा खा लेते हैं, तो उससे बजाय फास्टिंग के फ़ायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ों को स्टोर करना ये सिर्फ जानवरों के अंदर जो है ना फंक्शन है, इंसान की बॉडी के अंदर ये फंक्शन नहीं है कि कुछ खा के स्टोर कर लें और बाद में उसको यूज़ कर लें। ये इंसानी बॉडी के अंदर ये फंक्शन नहीं है। ऊँट में या बाकी जानवरों में होता है कि वो पानी स्टोर कर लेते हैं, खाना स्टोर कर लेते हैं और बाद में फिर उसको यूज़ करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने से और बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में पीने से इंसानी जिस्म को नुकसान होता है फ़ायदे की बजाय। ना प्यास बुझती है, ना आपका जो है वो पेट भरता है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक्टिव रहें दिन भर और आपको प्यास भी ना लगे, तो आप कम पानी पिएं, लेकिन आहिस्ता से पिएं, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता चूसते हुए पानी पिएं। बहुत उसको जैसे आप कह लें कि जैसे आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में, तो आप इन्वॉल्व होकर पानी पिएं, ना कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से गपशप कर रहे हैं, किसी चीज़ में मसरूफ़ है मोबाइल में, और आप एकदम पानी हंडेल देते हैं अंदर, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो इसके करने से हमें यूरिन ज़्यादा आएगा, प्यास की शिद्दत में कमी नहीं आएगी, जो प्यासा जो मुंह होंठ खुश्क होते हैं उसमें कमी नहीं आएगी। तो पानी की जो रूटीन है वो बहुत कम रखें पीने की, पानी खाने की तरफ आएँ, फ्रूट्स खाएँ, जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, उससे पानी की कमी पूरी होगी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 घंटे हैं, उसमें हमने पानी की कमी को पूरा करना है। तो उसके लिए फिर बेहतरीन है कि आजकल बहुत अच्छा है कि वाटरमेलन भी है, मेलन भी है, और इस तरह के जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि अंदर बॉडी के पानी की कमी ना हो, हम अपनी बॉडी का पानी पूरा रख सकें। ये तो होगी टाइम टेबल और खाने पीने की रूटीन। अब आते हैं कि जो है वो अगर आप तहज्जुद का टाइम करते हैं, सुबह आप, कुछ लोग तो दिन भर जो है वो मसरूफ़ होते हैं और रात में भी कुछ लोग जो है वो जागते रहते हैं, सहरी खा के ही सोते हैं। तो फिर उनके लिए तो बेस्ट है कि वो रात में किसी भी टाइम कर लें,
योगा, वो बेस्ट टाइम है। असर के बाद ना करें, ज़ोहर से असर के दरमियान कर लें, या मगरिब के बाद आप अफ्तारी थोड़ी सी कर लें, सिर्फ खजूर पानी की अफ्तारी करके योगा करने के बाद आप खाना खा लें। तो अभी हम करेंगे ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। ब्रीदिंग सबसे पहले आप सिंपल ब्रीदिंग करें, अपने सांस पे फोकस करें, इनहेल एक्सहेल करें। डीप इनहेल करना है, पेट खोलना चाहिए और पूरा निकालने की कोशिश करनी है सांस को। तकरीबन 20 दफ़ा आप ये सांस लें। सांस जब लें तो पेट खोलना चाहिए, सीना नहीं हिलना चाहिए। सारी हरकत आपकी पेट पे आए, पेट बाहर की तरफ निकल जाए जब सांस अंदर लेके जाएं, और जब सांस बाहर निकालें तो पेट अंदर की तरफ दब जाए। अब आप अगर आप फास्टिंग के दौरान कर रहे हैं योगा, ज़ोहर से असर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इसमें आप दूसरी ब्रीदिंग कर लें, अनुलोम विलोम, ताकि आपकी जो ब्रेन है वो बैलेंस हो जाए। अनुलोम विलोम जो है वो ब्रेन को बैलेंस करने की ब्रीदिंग है। इससे आपके जो दिमागी अमराज हैं वो कम होते हैं, आपकी दिमागी थकावट कम होती है, आप प्रेजेंट हो जाते हैं। तो फास्टिंग की वजह से जो आप बुखलाहट का शिकार होते हैं, तो अनुलोम विलोम करने की वजह से आप प्रेजेंट हो जाएंगे और आप फ्रेश हो जाएंगे मेंटली। तो अनुलोम विलोम करने का तरीका ये है कि पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, ये बेहतर है। ये विष्णु मुद्रा में अगर किया जाए तो बेस्ट है। वैसे आम रूटीन में भी कर सकते हैं, किसी भी उंगली से नॉस्ट्रिल बंद कर सकते हैं। अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, विष्णु मुद्रा अगर बनाया हुआ है तो फिर रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। अब लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड एक्सहेल। लेफ्ट साइड इनहेल करेंगे, राइट साइड एक्सहेल। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये मैंने हाथ का इशारा सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, हाथ का इशारा करना ज़रूरी नहीं है। ये अनुलोम विलोम की जाए तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट, या आप कह लें कि 10 से 15 दफ़ा। मैंने 2 सेट किए हैं इसके, लेफ़्ट से लिया राइट से निकाल दिया, राइट से लिया लेफ़्ट से निकाल दिया। अब तीसरी जो ब्रीदिंग हमने करनी है वो है प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए। अगर आपके होंठ खुश्क हैं, गला खुश्क है, आपको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, आप प्यासा महसूस करते हैं, अपने आप को गर्मी महसूस करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मैदे में गर्मी ना हो, फास्टिंग की वजह से आपका मैदा ठंडा रहे, जिगर ठंडा रहे, आप चाहते हैं कि अंदर आपके टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, तो फिर आप सिद्धकारी प्राण करेंगे। सिद्धकारी प्राण बेहतरीन प्राण है ठंडा करने की, इसको ठंडी प्राण कहा गया है। तो सिद्धकारी प्राण करने का तरीका ये है कि आप ज़ुबान को नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करेंगे, फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ, ज़ुबान फोल्ड करके पीछे ले गए और ज़ुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर तालू को टच कर लिया। थोड़े से होंठ खोलेंगे और दांत आपस में मिला के मुंह के ज़रिए सांस अंदर लेके जाएंगे, इससे मुंह में ठंडक महसूस होगी, और नाक से निकाल देंगे। मुंह से सांस खींचेंगे और नाक से निकाल देंगे। चौथी जो प्राण है वो शैताली। शैताली प्राण भी जो है वो ठंडक वाली प्राण है, ये भी ठंडा करती है। शैताली शीत से लिया गया लफ्ज़, शीत का लफ्ज़ी मतलब, संस्कृत का जो लफ्ज़ी मतलब है शीत, कूलिंग को कहते हैं, कूल ठंडक को कहते हैं शीत। तो इसके नाम से ज़ाहिर है ये ठंडी प्राण है शैताली। तो शैताली का थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि जिन लोगों को
लो ब्लड प्रेशर होता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनको ये बहुत एहतियात से करनी चाहिए। जिनको ठंडक के अमराज हैं, जिनको सर्दी के अमराज हैं, जिनको बॉडी के अंदर प्रॉब्लम ऐसे हैं कि ज़्यादा सर्दी वाले अमराज हैं, तो उनको फिर ये मैक्सिमम 1 मिनट करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट तक करें। वो करने का तरीका ये है कि ज़ुबान को बाहर निकाल के गोल कर लें और ज़ुबान के रास्ते सांस अंदर लेके जाएं, नाक से निकाल दें। ये 4 ब्रीदिंग हम करेंगे रमज़ान में। ये चारों ब्रीदिंग फ़ायदा देंगी आपको। एक तो रोज़ा नहीं लगेगा, आपको प्यास की शिद्दत नहीं होगी और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। अब हम करते हैं पॉस्चर्स की तरफ आते हैं। क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा फास्टिंग की होती है, एनर्जी लेवल वो नहीं होता जो आम रूटीन में होता है, तो हमने बहुत लाइट से अंदाज में स्ट्रेचेस करनी है। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं रमज़ान के अंदर, तो उसके लिए भी आपको हैवी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने से कभी वेट लूज़ नहीं होता, उससे आपकी मसल इंजरी भी हो सकती है, आपके मसल्स अंदर से टूट जाएंगे और फिर कभी भी वेट लूज़ नहीं होगा, मसल्स पे स्वेलिंग आ जाएगी, इंटरनल मसल इंजरी। तो जब भी आपने वेट लूज़ करना है तो उसकी रूटीन को समझें, उसकी टेक्निक को समझें। कभी भी हैवी एक्सरसाइजेस, अंधेधुंध एक्सरसाइजेस करने से वेट लूज़ नहीं होता। अगर हैवी एक्सरसाइजेस मशक्क़त करने से वेट लूज़ होना होता तो फिर मज़दूर कोई भी मोटा ना होता। तो बहुत सारे मज़दूर मोटे भी नज़र आते हैं जो बहुत काम करते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मशक्क़त करने से कभी भी वेट लूज़ नहीं होता। वेट लूज़ होता है हमेशा डाइट प्लान करने से, डाइट को प्लान करने से, छोड़ने से नहीं। हमारे यहाँ डाइट छोड़ देने को डाइट प्लान कहते हैं। डाइट को प्लान करना कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ सूट करती है, किस टाइम पे सूट करती है और कितना खाना है आपने। ये आपको अपने किसी माहर से रब्ता करना चाहिए और फिज़िकली को बंदा मौजूद हो तो उसके लिए बेहतरीन डाइट प्लान बनता है। तो अभी हम करेंगे वो रूटीन जो रमज़ान में आप करेंगे, तो इससे आपका वेट भी लूज़ होगा और आपकी बॉडी फ्रेश भी रहेगी और आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी। वार्म अप करने के लिए जो है वो टांगें सीधी कर लें और आप दोनों पैरों को यूं हिलाएं कि आपके पिंडलियों के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हों, काफ मसल्स स्ट्रेच हों। आप इसको सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, एक को आगे पीछे एक खींचा, एक को पीछे, दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 दफ़ा या 30 दफ़ा मैक्सिमम आप इसको करें। ये बेहतरीन वार्म अप है, क्योंकि वार्म अप जिस्म को गर्म करने का नाम नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का नाम है। अक्सर हमारे यहाँ लोग वार्म अप समझते हैं शायद टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे कमरे का तो उससे वार्म अप होगा, या आप धूप में बैठ जाएँ तो वार्म अप होगा। ऐसी वार्म अप ये नहीं है। वार्म अप हमेशा, इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि आपके जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसकी रूटीन बेहतर हो जाए, ये है वार्म अप। तो आप पैरों को ऐसे खींचते हैं तो ये आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई बढ़ती है और इसी की ज़रूरत होती है। ये मैनुअल है। आप 20 से 30 दफ़ा मैक्सिमम इसको ये करने के बाद फिर आप दोनों पाँव को ऐसे घुमाना शुरू कर दें। ये आप 20 दफ़ा क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज 20 दफ़ा घुमा लें, फिर आप थोड़े से पाँव खोल लें और लेग्स को मूव करें ऐसे अंदर बाहर, जितना इजीली कर सकते हैं। देखें, योगा का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ करवाने वाला ही कर सके और जो करने आए वो ना कर सकें। योगा का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी हो, हर कोई कर सके। मैं कभी भी ऐसे पोजेस पेश नहीं करता कि वो जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ कोई और ना कर सके। हमेशा आपको चाहिए कि जो क्लास योगा करने के लिए आपके पास आ रही है या जो लोग आपको देख के करना चाह रहे हैं वो आपको देख के कर सकें, ना कि वो यही सोचते रह जाएं कि सिर्फ ये तो वही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। आप 15-20 दफ़ा ऐसे कर लें। उसके बाद फिर आप सिर्फ उंगलियों को मूव करें।
फिर आप हल्का हल्का घुटनों को फोल्ड करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएं फिर छोड़ दें, थोड़ा ऊपर उठाएं फिर छोड़ दें, एक एक करके 1 बाय 1। ये 20 दफ़ा कर लें। उसके बाद फिर आप लेग फोल्ड करें एक, फिर वापस, बहुत आराम से। ये अभी हम सारा वार्म अप कर रहे हैं। बैठे बैठे कैसे वार्म अप किया जाता है, इसके लिए किसी ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये बहुत सिंपल वार्म अप है और आपको इससे रोज़ा भी नहीं लगेगा, प्यास भी महसूस नहीं होगी और काम भी हो जाएगा आपका। अभी तकरीबन टांगों का वार्म अप हो चुका, इससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो गई, क्योंकि आपकी काफ मसल्स में ही जो है वो ये ताकत है कि वो आपकी दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाते हैं। अभी हम जो है वो करेंगे, अपनी बैक की स्ट्रेच करेंगे ताकि जो बैक मसल्स हैं वो बेहतर हो जाएं। उसके लिए बेहतर है कि आप कोई एक पाँव ऊपर रख लें। अगर आपका यहाँ भी पाँव आता है तो कोई इशू नहीं, मैंने पहले बात की कि मैं वो करूँगा जो सब कर सकें। यहाँ आता है तो बहुत अच्छा है, जितना इजीली हो सकता है वहाँ आप अपना पाँव रख लें। अब आप दोनों हाथ पीछे ले जाएं और कमर को सीधा कर लें, जितना सीधा कर सकते हैं, और लंबा सांस लें और सांस निकालते हुए कमर सीधे रखते हुए आप आगे आते जाएं जहाँ तक आपसे आया जाता है। अगर आप यहाँ तक आ पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ रुक जाएं। सांस लेते हुए ऊपर उठें, फिर सांस निकालते हुए जिस तरफ पाँव है आपने उस तरफ झुकना है, जिस तरफ पाँव ऊपर है। पांच दफ़ा आप इसको रिपीट कर लें, फिर पाँव चेंज कर लें, दूसरी तरफ कर लें और जिस तरफ आपका पाँव है आपने उस तरफ झुकना है। सांस लेंगे लंबा, सांस निकालते हुए झुक जाएंगे। पांच दफ़ा इस साइड पे झुक जाएंगे। इसके बाद फिर आप ऐसे करेंगे, पाँव आगे पीछे रख लें, एक पाँव आगे कर लें, एक पीछे कर लें और दोनों हाथ पीछे बांधते हुए कमर को सीधा रखते हुए लंबा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए कमर सीधी रखते हुए आगे आएंगे और आगे झुकते जाएंगे। पांच दफ़ा ये कर लेंगे और इसके बाद फिर आप इजी पोज में बैठ जाएं, आलती पालती में, और ट्विस्ट करेंगे। लंबा सांस लेंगे सीधा होते हुए और अपोजिट हैंड से घुटना पकड़ेंगे और जो दूसरा आधा है उसको पीछे ले जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale,
Inhale, exhale. इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, बाजू सीधे करेंगे और इसको बाजुओं को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, कमर सीधी रखते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 दफ़ा ये करने के बाद फिर आप इसी पोजीशन में ट्विस्ट करेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ये एक सेट हो गया। इस तरह के आप 5 सेट कर लेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए ट्विस्ट, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर सांस निकालते हुए ट्विस्ट और सांस लेते हुए वापस, और फिर आप नीचे ले आएंगे। ये एक सेट हुआ। इस तरह 5 सेट कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सिंपल रहते हुए आपने एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करना है, ना कि जरक देनी है। योगा में कोई जरक नहीं होता। जब जरक आ जाए तो वो योगा की एक्सरसाइज नहीं होती। योगा में आसना का लफ्ज़ है। आसना कहते हैं ठहर जाने को, किसी भी पोज में जाके रुकना, ना कि आप जरक दें। जरक देने से एक्सरसाइज होती है, योगा आसन नहीं होते। इसके बाद फिर आप जो है वो एक टांग सीधी कर लें और हाफ पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इनहेल, जितना इजीली आप जा सकते हैं। एक्सेल, अगर आप ऐसे लगा सकते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करें अपने आप, ताकि ये बैक पे स्ट्रेच है। इनहेल, एक्सेल। 5 दफ़ा रिपीट करने के बाद इस तरह फिर लेग चेंज कर लें, दूसरी तरफ से कर लेंगे। ये भी 5 दफ़ा कर लें और फिर दोनों टांगें सीधी कर लें। इनहेल, कोशिश करें कमर सीधी करें, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, फिर आपके बैक मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। अगर आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपकी बैक पे स्ट्रेच आएगा, टांगों के नीचे स्ट्रेच नहीं आएगा। अक्सर लोग इसको पश्चिमोत्तानासन को ऐसे ही करते हैं कि नीचे झुक जाते हैं। ये आप शुरू में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका जो एक्चुअल तरीका है वो यही है कि आप कमर को सीधा रखते हुए आगे आएंगे। जितना आप अपनी कमर को सीधा रखेंगे, आपके टांगों के नीचे स्ट्रेच आएगा। तो ये करने के बाद फिर हम लेट जाएंगे और फिर एक टांग को स्ट्रेच करेंगे ऐसे। सांस निकालते हुए लेग फोल्ड करेंगे। इसी तरह फिर दोनों लेग्स इकट्ठी। सांस निकालते हुए लेग फोल्ड करें। फिर एक पाँव अपने घुटने के ऊपर रख लें और लेग को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ऐसे बाहर की तरफ। और
फिर सांस निकालते हुए घुटने को अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह फिर दूसरी साइड पे कर लेंगे। थोड़ा स्ट्रेच किया। हर एक्सरसाइज को 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। फिर ऐसे एड़ियों के करीब हाथ रख लें और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे सांस अंदर लेते हुए। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद फिर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सीधा लेटे रहें। सीधा लेट के अपनी बॉडी पे फोकस करें। अपने पैरों से शुरू हो जाएं और आंखें बंद रखें। अपनी बॉडी को सोचते हुए अपने ब्रेन तक आएं। ये आप 2-3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। अपने पैरों से शुरू हो जाएं और अपने दिमाग तक, अपने हर जिस्म के हिस्से को सोचते हुए और उसको बेहतर फील करते हुए अपने ऊपर तक आना। और इसके बाद फिर आप करवट लेके उठ जाएंगे। ये वो रूटीन थी जो हर कोई कर सकता है, हर एज में कर सकता है। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है कि इसमें कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। मैंने शुरू में बात की थी कि हमेशा टेक्निक को समझना चाहिए। अभी रमज़ान के अंदर हैवी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत ही नहीं है। हम फास्टिंग करते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करें। बहुत सिंपल वे में आप योगा एक्सरसाइजेस करें। लेकिन मैं हमेशा की तरह फिर यही कहूँगा कि आप टाइम टेबल का ज़रूर ख्याल किया करें कि किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो बेस्ट टाइम जो है वो तहज्जुद का टाइम है, सहरी से पहले। और सेकंड टाइम फिर यही है कि आप ज़ोहर के बाद कर लें, असर से पहले पहले। असर के बाद योगा ना किया करें। योगा के अलावा कोई जिम भी ना किया करें, कोई एक्सरसाइज ना किया करें, क्योंकि असर के बाद नफल नहीं पढ़ सकते, फजर के बाद नफल नहीं पढ़ सकते। जिन नमाज़ों के बाद नफल नहीं पढ़ सकते तो लाजम सी बात है कि उसमें कोई ना कोई ममानत की वजह है। इंसान को फिज़िकली, क्योंकि जब सुबह सूरज तलू हो रहा होता है वही टाइम पे मना किया गया कि आप इसमें नमाज अदा ना करें। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उसी वक्त पे मना किया गया कि आप नमाज अदा ना करें। तो योगा भी यही कहता है कि जब सूरज निकल आए तो सूर्य नमस्कार करें। जैसे कि हमें इशराक का हुक्म है, हम मुसलमान हैं, हमें इशराक पढ़ने का हुक्म है कि आप नमाज फजर अदा करने के बाद रुक जाएं और सूरज निकलने का इंतज़ार करें। और सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप इशराक के नफल पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरिब जब हो जाती है उसके बाद फिर आप 6 नफल पढ़ते तो उसको अवाबिन कहा गया है, अवाबिन की नमाज। तो मगरिब के बाद नमाज आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, उसको 6 नफल कहा गया है। मगरिब की नमाज आपने फ़र्ज़ पढ़ ली, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो 6 नफल अदा कर लें, उसको अवाबिन कहा गया। इसी तरह चंद्रा नमस्कार भी सूरज गुरूब होने के बाद जब चाँद निकलता है तो किया जाता है। मैं इसको जोड़ता नहीं हूँ कि भाई ये शायद वही चीज़ रूटीन है, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो टाइम टेबल है योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है कि आप असर के बाद योगा कर रहे हैं या असर के बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप ज़ोहर के असर के दरमियान योगा एक्सरसाइज कर लें, या आप मगरिब के बाद अफ्तारी थोड़ी कर लें और अफ्तारी जैसे खजूर और पानी से अफ्तारी कर लें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद योगा कर लें, उसके बाद खाना खा लें। तो या फिर बेस्ट टाइम तो योगा भी यही कहता है कि तहज्जुद का टाइम है। आप नमाज फजर से पहले, सहरी से पहले आप योगा करें, वो बेस्ट टाइम है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। और आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, हम उस कमी को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।